एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे, ठीक कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे LAQ में पूछा जा सकता है इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। और LAQ के अलावा इसके ऊपर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इसका जो डायग्राम है वो आपसे पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसको हम मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं और मायोन्यूरियल जंक्शन भी बोलते हैं। मायोन्यूरल जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मायो मतलब मसल और न्यूरल मतलब न्यूरल। तो इसका अगर डेफिनेशन देखें तो ये वो स्ट्रक्चर है जो कि टर्मिनल ऑफ एक्सॉन, टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन मतलब मेनली साइनेप्टिक बटन और मसल के मेम्ब्रेन को इन्हें क्या कहते हैं कांटेक्ट में लाता है और इससे हमको बनता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्टिक कांटेक्ट के थ्रू मसल और एक्सॉन या न्यूरॉन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये है हमारा एक्सॉन का पार्ट, ठीक है, और ये है हमारा, अगर एक ब्रीफ डायग्राम देखिए, ये है हमारा मसल का पार्ट। ठीक, होता क्या है देखो, समझते सबसे पहले कि जो हमारा एक्सॉन का पार्ट है या न्यूरॉन है वो हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाता है। जो हमारा मसल है वो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या मोटर एंड प्लेट बनाता है। और इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस बच जाता है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तीनों मिलाकर के बनाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो NMJ क्या है काजल दी? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ किसका? न्यूरॉन का प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ मसल का प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये तीनों मिला करके है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब अगर हम इसका डायग्राम देखें जो आपसे बहुत फ्रीक्वेंट SAQ में पूछा जा सकता है, ठीक है, एक SAQ बनता है तो आप कलरफुल डायग्राम बुक में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, या एक्सॉन, ठीक है, और इसके बाहर हमको थोड़ा सा कवरिंग दिख रहा है काजल दी, किसका? स्वान सेल का, जो माइलिनेशन करवाएगा। अब हमारे पास आता क्या है, इसके अंदर जो हमको चीजें दिख रही है दैट इज, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। ये हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है, ये वेसिकल्स है, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स है। ये हमको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे काजल दी? एक तो ATP बनाएंगे, एनर्जी हाउस, और दूसरा हमारे पास एसिटिल कोलिन के फॉर्मेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है काजल दी? ये वोल्टेज गेटेड चैनल है कैल्शियम के लिए, क्योंकि कैल्शियम आएगा तभी हमारा NMJ का जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है वो हो पाएगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या है काजल दी? ये हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो जाएगा। अब हमको मसल्स में कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है, राइट? तो ये जो हमको मसल्स में दिख रहा है इसको हम गड्ढे बोलते, ग्रूव्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक एंजाइम भी होता है जिसको बोलते हैं एसिटिल कोलिन ईस्टरेज। ये क्या करेगा? एसिटिल कोलिन जो बच गया है तो ज्यादा देर तक मसल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहे, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ना हो, इसीलिए बचा हुआ एसिटिल कोलिन को ये डिग्रेड कर देता है, ईस्टरेज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है हमारे पास, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। ये होता है हमारे पास एसिटिल कोलिन का रिसेप्टर, या इसको हम निकोटिनिक रिसेप्टर बोलते हैं, और यहीं पे लगा होता है हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर सोडियम। ठीक, ये हमारा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। हम लास्ट में आपको अगर समझना है और ज्यादा समझा देंगे अलग से डायग्राम में। तो ये कुछ जो हमारे, ये एक चैनल रहता है जो हमारा कहाँ प्रेजेंट है काजल दी? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है, कुछ ऐसा प्रेजेंट है जहाँ पे ये हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन समझो निकोटिनिक रिसेप्टर है जो कि एसिटिल कोलिन को एक्सेप्ट करेगा, और उसके नीचे हमारे पास सोडियम के चैनल है। सोडियम के चैनल से क्या होगा काजल दी? जैसे ही निकोटिनिक रिसेप्टर ने एसिटिल कोलिन लिया, चेंजेस आया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला और सोडियम बहुत सारा अंदर आया ताकि जो हमारा मसल मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो सके। तब अगर इवेंट समझने की कोशिश करें, सबसे पहले हमारे पास कहाँ है, हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ है काजल दी? वो हमारे एक्सॉन से आया साइनेप्टिक टर्मिनल पर, ठीक है, मतलब एक्सॉन टर्मिनल पर, साइनेप्टिक टर्मिनल पर आया। अब यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल पे आने के बाद क्या हुआ? जैसे ही मसल मेम्ब्रेन आया तो हमने देखा था कि काजल दी कैल्शियम चैनल्स थे, कैल्शियम चैनल्स खुलेंगे तो कैल्शियम अंदर आएगा,
अब ये कैल्शियम क्या करता है काजल दी, कैल्शियम ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हमने देखा था इसको धक्का देगा और ये जो हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके पास जाके चिपक जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने के कारण क्या होगा कि इस साइनेप्टिक वेसिकल्स में हमारे पास ACH है काजल दी, तो अब ये ACH कहाँ आ गया हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू कुछ कुछ ACH जो है हमारे पास कहाँ चले जाएंगे काजल दी, जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर थे जहाँ पे ACH जाके अटैच होगा। जैसे ही वो रिसेप्टर से अटैच हुआ, अब इसने क्या किया, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खोला, सोडियम की एंट्री हुई, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गया। तो कुछ ये हमारा स्टेप रहता है। इसको अगर हम देखें तो एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले हमारा कहाँ जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल में, जिसके कारण क्या होगा, कैल्शियम आयन की एंट्री होगी कैल्शियम चैनल के थ्रू मेम्ब्रेन में चेंजेस के कारण। फिर साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है वो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, हाँ एक चीज ये है, अगर आपको याद रखना आप रख सकते हो, नहीं रखना मत रखो। होता क्या है कि जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है अब वो ऐसे भी तो मूवमेंट करके जा सकते हैं, तो नहीं, ये क्या होता है, अटैच होता है साइटोस्केलेटन फाइबर से। तो जैसे ही कैल्शियम आया ना तो इसने साइनेप्टिक वेसिकल्स को साइटोस्केलेटन के फाइबर से फ्री कर दिया। अब ये वेसिकल्स जाएंगे और जो हमारा न्यूरॉन का प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन था इससे जाके फ्यूज होके और ये जितना भी उसका केमिकल है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस ऑफ एसिटिलकोलिन। अब ये जो एसिटिलकोलिन है ये एसिटिलकोलिन रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो सोडियम चैनल है उसकी ओपनिंग होगी। सोडियम चैनल की ओपनिंग होने के कारण हमारा मेम्ब्रेन जो है उस पर्टिकुलर एरिया में डीपोलराइज हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या बनेगा काजल दी, डीपोलराइज एंड प्लेट पोटेंशियल बनेगा। फिर वो वहां जाएगा और आसपास के एरिया को भी डीपोलराइज करेगा और इस तरह से जो मसल फाइबर है उसमें एक्शन पोटेंशियल का इनिशिएशन होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास ये एसिटिलकोलिन जो मसल फाइबर में हमको जिससे एक्शन पोटेंशियल मिला है ये फर्दर प्रोपोगेट होगा पूरे के पूरे हमारे मसल के मेम्ब्रेन में। और फाइनली जो बचा हुआ एसिटिलकोलिन है, अब अगर ये रह गया सर्कुलेशन में या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड हो गया तो मसल को बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है। इसलिए ये हमारा मसल ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्टेड ना रहे, हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं एसिटिलकोलिन ईस्टरेज। एसिटिलकोलिन ईस्टरेज क्या करेगा कि बचा हुआ एसिटिलकोलिन को तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो वापस वो रीजनरेट हो जाता है, रिजुविनेट हो जाता है और दोबारा जाकर के नया एसिटिलकोलिन बनता है, और ताकि हमारा जो मसल है वो ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड ना रहे। अब हमारे पास कुछ टर्म्स थे जैसे हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा टर्मिनल बटन। काजल दी आप 10 मिनट से टर्मिनल बटन कर रहे हो। टर्मिनल बटन कुछ नहीं होता, ये जो एक्सॉन है ना, तो ये एक्सॉन ऐसे जब एंड में आता है तो ये कुछ ऐसे ऐसे बटन जैसे स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। जो हमारा पूरा का पूरा हमने स्ट्रक्चर देखा था वो हमने कुछ ऐसा देखा था, तो वो एक एक्सॉन के टर्मिनल एंड से है, इसको हम टर्मिनल बटन बोलते हैं। तो ये हमारा कुछ टर्मिनल बटन हो जाता है, या नॉब बोल दो, बटन बोल दो, व्हाटएवर यू फील लाइक। फिर एक होता है साइनेप्टिक गटर, जिसको मैंने आपको ग्रूव बताया था कि ये जो है कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, तो इसको हम गटर बोलते हैं या ग्रूव बोल दो, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट क्या है, जो हमारा सार्कोलेमा है, मसल का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका थिकन पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, मोटर एंड प्लेट। जंक्शनल फोल्ड्स ये जितने भी आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे जंक्शनल फोल्ड्स है, ठीक। अब क्लिनिकल रेलेवेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको ऑटोमेटिक एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और माइसेथेमिया के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं क्योंकि ये फार्मा में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बट अभी अगर हम इसको ब्रीफली देखें, समझने की कोशिश करें, तो माइसेथेनिया ग्रेविस जो है ये एक एंटीबॉडी डिसीज है, ठीक है, या इसको ऑटो इम्यून भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है, हमने देखा कि काजल दी हमारे पास ये निकोटिनिक रिसेप्टर था जहाँ पे एसिटिलकोलिन जो है वो आके बाइंड हो रहा था, जिसके कारण हमारा सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खुल रहा था और जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो रहा था। यही था, मसल से ऐसे ही पहुंचता है, नर्व से ऐसे ही पहुंचता है मसल तक। बट अगर मेरे निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइसेथेनिया ग्रेविस,
ठीक है। ये सबसे ज़्यादा वैसे अगर आप देखो तो ऑक्यूलर मसल्स में होता है, मतलब आईज के मसल्स में, बट इसके ऊपर आप पोटेंट, ये अगर हम इसको कोशिश करेंगे कि डिटेल में हम अगले लेक्चर में ऐसे ऐसे क्यों प्रिपेयर कर सके, बट फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि मसल जो है वो क्या होगा, मसल में निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट ही एक्चुअली में एंटीबॉडीज बन गए हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, देखो होगा क्या इससे, जो हमारा मसल है ना वो बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। कॉन्ट्रैक्टेड रहने के कारण आपको मसल फटीग, मसल वीकनेस, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो हमको माइस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मसल फटीग देखने को मिल सकता है, मसल वीकनेस देखने को मिल सकता है। और ये हमको क्यों देखने को मिल रहा है काजल दी, क्योंकि वॉलंटरली मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा एक वेरी ऐसे क्यों आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम। लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम क्या है, ये भी एक एंटीबॉडी का ही कंडीशन है जहाँ पे हमको, यहाँ हमने देखा कि निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट हमारे माइस्थेनिया में हमने क्या देखा था, निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट हमारे एंटीबॉडी बन गए थे। बट व्हेन इट कम टू लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, जो हमारा एंटीबॉडी है वो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के अगेंस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये मेनली क्या इन्वॉल्व करेगा काजल दी, कैल्शियम चैनल। तो माइस्थेनिया इज फॉर निकोटिनिक रिसेप्टर या रिसेप्टर फॉर एसिटिलकोलिन, लैम्बर्ट-ईटन इज फॉर कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक। अब इसके कुछ और जो हमारे अगर फार्माकोलॉजिकल भी कुछ कुछ जो दिया हुआ है वो हम देख सकते हैं कि क्या क्या ड्रग्स जो है वो एनएमजे पे काम कर सकते हैं। तो दो काम हम करवा सकते हैं काजल दी, एक तो हम ब्लॉक कर दे एनएमजे को, ब्लॉकर्स, और या तो हम स्टिमुलेट कर दे। तो दोनों ही अलग अलग ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। फर्दर आप फार्मैक में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे फिजियोलॉजी के बुक में दिया भी है कहीं कहीं, तो 3 हमारे ब्लॉकर्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, बॉटुलिनम टॉक्सिन। बॉटुलिनम टॉक्सिन में भी अलग अलग आता है, ए आता है, बी आता है, बट फिलहाल हम इतना समझते हैं कि बॉटुलिनम टॉक्सिन एनएमजे ब्लॉकर है, जो कि क्या करेगा, ये एक बैक्टीरियल टॉक्सिन है। बॉटुलिनम हमने पढ़ा है ना, बॉटुलिनम के बारे में बैक्टीरिया में माइक्रोबायोलॉजी में, इवन हम 11-12 से भी पढ़ते आ रहे हैं बॉटुलिनम, है ना। इसके बहुत सारे है नाम, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है बॉटुलिनम के, बट ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियल ये टॉक्सिन रिलीज करेगा जो कि एसिटिलकोलिन के सिंथेसिस को भी कम कर देगा और एसिटिलकोलिन के रिलीज को भी कम कर देगा। तो सिंथेसिस भी गया और रिलीज भी गया, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास ट्यूबोकुरारिन। ट्यूबोकुरारिन क्या करता है, जैसे एसिटिलकोलिन है, अब इसका कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, ठीक है, ये समझो एसिटिलकोलिन का ये पार्ट 1 एसिटिलकोलिन है हमारा और पार्ट 2 जो है वो हमारा एसिटिलकोलिन का कॉम्पिटिटर है। तो इसके बाइंड होने की जगह ये खुद जाकर के जल्दी से बाइंड हो जाएगा निकोटिनिक रिसेप्टर से। ये काम करता है हमारे पास ट्यूबोकुरारिन। ट्यूबोकुरारिन के भी फर्दर है शॉर्ट टर्म, फिर मिडिल, मॉडरेट, फिर लॉन्ग टर्म, इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन आते हैं, बट हमारे लिए अभी ये जरूरी है। इसके अलावा बंगैरोटॉक्सिन, बंगैरोटॉक्सिन ये इरिवर्सिबली बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर के साथ। मतलब अब अगर मेरे रिसेप्टर को काम करना है तो उस रिसेप्टर का डिग्रेडेशन जरूरी है और नया रिसेप्टर बनना चाहिए, तो दैट इज अल्फा बंगैरोटॉक्सिन। बंगैरोटॉक्सिन इरिवर्सिबली हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। अब स्टिमुलेटर्स की बात करें तो स्टिमुलेटर्स में भी अलग अलग आते हैं, एक आता है टर्शियरी स्टिमुलेटर, एक आता है क्वाटरनरी स्टिमुलेटर। काजल दी फार्मैक मत पढ़ाओ यार, फिजियोलॉजी हो नहीं पा रही, फार्मैक पढ़ा रहे हो आप। इसके 2 एग्जाम्पल जो आप देख सकते हो वो है नियोस्टिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन। ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो एसिटिलकोलिन ईस्टरेज था एंजाइम, इसको कर देगा ब्लॉक। एसिटिलकोलिन ईस्टरेज के भी 2 पर्टिकुलर साइट है, आप 2 अलग अलग जगह पे बाइंड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हम देखें तो एसिटिलकोलिन ईस्टरेज को क्या करेगा काजल दी, ब्लॉक कर देगा या इनएक्टिवेट कर देगा। तो इसने जब इनएक्टिवेट कर दिया तो हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारा एंटीकोलिन ईस्टरेज है या एसिटिलकोलिन ईस्टरेज है, इसने क्या किया था काजल दी, ये बचा हुआ एसिटिलकोलिन जो था मेम्ब्रेन में उसको खत्म करता है, डिग्रेड करता है, ताकि हमारा मसल ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट ना रहे। बट अब अगर ऐसा कंडीशन है जहां मसल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहा या एसिटिलकोलिन का सिक्रीशन ही कम हो रहा है, फॉर्मेशन ही कम हो रहा है, रिलीज ही कम हो रहा है, उस कंडीशन में तो चाहिए ना मुझे कि मेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पाए। उस पर्टिकुलर चीज के लिए अगर हमने एसिटिलकोलिन ईस्टरेज या एंटीकोलिन ईस्टरेज को ब्लॉक कर दिया तो जो हमारा एसिटिलकोलिन है वो ज्यादा देर तक सर्कुलेशन में रहेगा। ज्यादा देर तक सर्कुलेशन में रहेगा तो हमको क्या करेगा,
मसल का जो डीपोलराइजेशन है वो ज़्यादा देर तक रख पाएगा, जो कि हम यूज़ करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में इसके अलावा भी और ट्रीटमेंट में काम आता है, बट अगर हम इस लेवल पे देखें तो ये हमको माइस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने में काम आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो अगर हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में समझे एक ब्रीफ समरी में, तो ये है क्या काजल दी? ये न्यूरॉन और मसल के बीच का, मसल फाइबर के बीच का जंक्शन है, ठीक है। करवाता क्या है काजल दी? इसके थ्रू जो हमारा एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन में था, अब वो कहाँ आ पाएगा? एक्शन पोटेंशियल मसल में आ पाएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसके स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती है। ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है मेरा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है काजल दी? कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। यहाँ पे हमारे पास क्या है काजल दी? पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। रिसेप्टर में भी ये क्या है? एसिटिल कोलिन या निकोटिनिक रिसेप्टर। और इसके जस्ट नीचे हमारे पास क्या है काजल दी? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। अब जैसे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल आया यहाँ तक, इसने क्या किया? कैल्शियम की एंट्री करवाई, ठीक है। ये हमारे कैल्शियम अंकल क्या करते हैं? 2 काम। ये हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स है जो कि साइटोस्केलेटन से जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले तो इसको साइटोस्केलेटन से हटाओ, फिर ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है हमारा यहाँ पर आएगा और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से हो जाएगा फ्यूज। फ्यूज होने के कारण क्या होगा कि इसमें था बहुत सारा एसिटिल कोलिन। अब ये एसिटिल कोलिन हमारे पास कहाँ आ चुका है दीदी? यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। बाइंड कहाँ से करेगा? हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर से। जैसे ही इसने निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड किया, इसने जो हमारा सोडियम वोल्टेज की जो चैनल था उसको खोल दिया, जिसके कारण क्या होगा? हमारा जो सोडियम है वो अंदर आ जाएगा। जैसे ही सोडियम अंदर आया, ये वाला जितना भी एरिया था ये क्या हो गया? डीपोलराइज हो गया। और ऐसे ही करके जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो मेम्ब्रेन मसल फाइबर तक पहुंच पाता है। ये एक बेसिक बचा कुचा कॉन्सेप्ट है। अब समझो कि ये जो हमारे पास एसिटिल कोलिन है, ये अगर हमारे पास सर्कुलेशन में ज्यादा रह गया तो क्या होगा? मसल ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एंटी कोलिन ईस्टरेज। ये हमारे मसल फाइबर में जो एसिटिल कोलिन है इसको तोड़ देगा, डिग्रेड कर देगा और वापस ये यहाँ आ जाएगा। एसिटिल कोलिन का बचा हुआ पार्ट वो टूटता है अलग अलग, एसिटिल में, कोलिन अलग में, और कोलिन आ जाएगा वापस। कोलिन एटीपी के सिंथेसिस से माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या करेगा? दोबारा एसिटिल कोलिन बना करके भेजेगा। तो ये एक बेसिक डायग्राम है जो आपको समझ में आना चाहिए। इसका जो क्लिनिकल रेलेवेंस है वो 2 हमको याद रखना है, दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, ठीक है। लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में हमारे पास जो एंटीबॉडी बन गई है काजल दी, वो किसके अगेंस्ट बन गई है? वो बन गई है हमारे पास कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल के अगेंस्ट। और जो हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस है, इसमें जो हमारी एंटीबॉडी बन गई है वो किसके अगेंस्ट बन गई है? वो बन गई है हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। अब हमारे पास ये एक पहला इंपॉर्टेंट चीज हो गया। दूसरा, अब इसके अगर ट्रीटमेंट या फार्मैक की या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है फार्मैक की बात करें, रेलिवेंट फार्मैक, तो 2 तरह के ड्रग हो सकते हैं। एक होता है ब्लॉकर और एक होता है स्टिमुलेंट, ठीक है। ब्लॉकर क्या करेंगे? जो हमारा एनएमजे है उसको ब्लॉक कर देंगे। इसमें भी फर्दर 3 आते हैं, दैट इज पहला है बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करेगा? एसिटिल कोलिन के सिंथेसिस या रिलीज को कम करवा देगा। दूसरा हमारे पास आता है, दैट इज क्या था बताओ जल्दी से? एक तो बंगैरोटॉक्सिन था, अल्फा बंगैरोटॉक्सिन। बंगैरोटॉक्सिन क्या करेगा? इरिवर्सिबली हमारे रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास आता है, बताओ दिमाग से भी निकल गया इतनी जल्दी, क्या था तीसरा? ट्यूबोकुरारिन। ट्यूबोकुरारिन के बहुत सारे डी ट्यूबोकुरारे है ना, तो अलग अलग वो आप फर्दर पढ़ोगे। ट्यूबोकुरारिन क्या करेगा? रिवर्सिबली कॉम्पिटिटिवली ये जाकर के एसिटिल कोलिन के साथ कॉम्पीट करेगा और फाइनली जाकर के बाइंड हो जाएगा किसके साथ? रिसेप्टर के साथ। और स्टिमुलेंट में हमारे पास आता है टर्शरी और क्वाटरनरी, जिसमें हमारे पास 2 स्टिमुलेंट्स में 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट नाम है। देखो, एक आता है टर्शरी 3 डिग्री 4 डिग्री, पर हमको जो याद रखना है दैट इज नियोस्टिग्मिन। इसमें बहुत सारे नाम है, नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, रीवास्टिग्मिन
और फाइसोस्टिमुलिन। ये क्या करेंगे, ये जो स्टिमुलेंट है ये हमारे पास एंटीकोलिन स्टोरेज को कर देंगे ब्लॉक। जैसे इस ब्लॉक कर दिया तो जो हमारा एसिटिल कोलिन है वो सर्कुलेशन में बढ़ा हुआ रहेगा, प्रोलॉन्ग टाइम तक रहेगा, तो हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आपको इसके अलावा इसमें कोई डाउट बचता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोशिश करेंगे हम कि जो हमारा FAQ है माइस्थेनिया ग्रेविस के ऊपर वो हम अलग से देख सके, ताकि आपको इसके अलावा कोई भी डाउट नहीं बचे। अगर आपका कोई डाउट बचा है जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।